चैनल को आरंभ करने से पहले मैंने अपने छात्रों के माध्यम से एक सर्वे करवाया कि आपको किस प्रकार के चैनल या वीडियोस चाहिए एजुकेशनल। तो अधिकांश लोगों का ये मत है कि सर जो भी वीडियोस आप बनाएं हमें प्रोवाइड करें वो ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि किसी मोबाइल या गैजेट के माध्यम से बहुत देर तक देखना या अध्ययन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि सर टॉपिक वाइज शॉर्ट वीडियोस हो, बहुत लंबे ना हो, जिससे हम बड़े आराम से जब इच्छा हो एक एक पूरे वीडियोस को देख सके, टॉपिक हमारा ख़त्म हो सके। मुझे भी ये लगा कि ये बहुत अच्छा सजेशन है। बहुत लंबे वीडियोस उबाऊ हो जाते हैं, कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि आंखें थक जाती हैं, फिर लगता है कि नहीं मैं इसे छोड़ दूँ। इसलिए हमारे जो भी वीडियोस अब आएंगे मैं पहले बता दूं कि वो बहुत अधिक लंबी नहीं होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 मिनट के हो सकते हैं। मे बी कोई ऐसा टॉपिक जिस पे बहुत सारी बातों को बताना है तो मेरा ये प्रयास होगा उसे मैं 2 सेक्शन में बांट दूँ और अलग अलग वीडियोस को उसे मैं जारी करूं और उस पर मैं पूरा फोकस करूं। ये जो नया चैनल आपके लिए समर्पित है ये पूरी तरह, ध्यान देना, पूरी तरह यूपीएससी को फोकस करके स्टार्ट किया गया है। जब आप हाई लेवल की तैयारी करते हो तो किसी भी कंपटीशन की तैयारी बहुत आसान हो जाती है। वो सारे पक्ष जो भी आपको चाहिए वो सारी चीज़ें अगर एक जगह प्रोवाइड कर दी जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। इसलिए मैंने यूपीएससी को फोकस करके ये चैनल आपके लिए समर्पित किया है। और जो विषय विशेष रूप से अभी जो तत्काल हमारे इस चैनल पर इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे वीडियोस आएंगे, जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक पर इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत वो पहले आएंगे। इसके पश्चात वर्ल्ड ज्योग्राफी जो फिजिकल ज्योग्राफी है, फिर इंडियन हिस्ट्री से भी काफ़ी डिमांड है छात्रों का। तो जितने भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों के वीडियोस तो निश्चित रूप से आएंगे, बट थोड़ा सा वक्त लगेगा, कंटिन्यू आएंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी वीडियोस आएँ उसे आप ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। कभी भी दिमाग में ये बात आप ना लाएं कि मुझे ये याद रखना है, बस ये सोचें कि मुझे ये समझ लेना है। तो इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है मैं उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग चलूँगा। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है, जैसा कि आपको मालूम है कि इंडियन ज्योग्राफी ही क्यों, पहला प्रश्न उठता है, सर भारत का भूगोल ही आपने क्यों आरंभ किया? तो एक बहुत समीचीन प्रश्न है, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का भूगोल एक ऐसा विषय है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसा कि मालूम है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं। और इन 2 सब्जेक्ट्स पर जिन लोगों का कमांड है उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि लगभग अप्रॉक्स 50% क्वेश्चंस इन दोनों सब्जेक्ट से ही आते हैं। और इसलिए अगर इन दोनों सब्जेक्ट्स पर आपका पूरी तरह सिद्धहस्त अधिकार है और उस पर आपने पूरा कमांड किया हुआ है तो कहीं से कोई भी क्वेश्चन रेज करे आप बड़े आराम से आंसर देने के लिए तैयार रहते हो। तो इसलिए ध्यान रहे, सफलता का एक सबसे बड़ा जो रहस्य है वो ये कि कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर मैं कमांड कर लूँ। अगर वो हमारे नियंत्रण में है, हमारा उस पर पूरी तरह नियंत्रण है, तो हम उन चीज़ों को बड़े आराम से सफलता की ओर आगे ले जा सकते हैं, बाकी विषयों को साथ लेकर। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि इंडियन ज्योग्राफी पे जैसा कि मालूम है वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी भी हैं और इंडियन ज्योग्राफी, मुख्य रूप से ये 2 पार्ट हैं। पार्ट तो ज्योग्राफी के बहुत सारी शाखाएं हैं, बट हमें ये ध्यान रखना है वर्ल्ड ज्योग्राफी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, और दूसरा इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। ये 2 मुख्य खंड हैं जिसका अध्ययन आप लोगों ने करना है। तो इंडियन ज्योग्राफी में ध्यान रहे जो आपको पढ़ना है, इसलिए ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न अधिक होते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के बनिस्पत। इसलिए अगर इंडियन ज्योग्राफी पर कमांड है, विशेष रूप से फिजिकल एस्पेक्ट्स जो इंडिया से रिलेटेड है, जो भारत से संबंधित हैं, पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदियाँ, जो कुछ भी है, अगर इस पर आपका कमांड है, अगर ये चीज़ आपके दिल और दिमाग पर बैठी हुई है तो ये चीज़ें बहुत मज़ेदार भी होती हैं अगर आप समझ रहे हो तो, और याद रखना भी बहुत आसान हो जाता है। एक चीज़ मैं कहूँगा जो ज्योग्राफी के लिए बहुत ज़रूरी है वो है एटलस, मैप का नॉलेज। अगर आपके पास एक एटलस होना ही चाहिए, नहीं है तो आप एक एटलस अवश्य रखें। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि सर एटलस की ज़रूरत है क्या है, नेट पर मैं जो चाहूँ, लेकिन ध्यान रखना किसी भी बुक का कोई अल्टरनेट मौजूद नहीं है। कितना भी गैजेट हो आप उस पर वैसा नहीं देख सकते जो किताबों के माध्यम से हासिल कर सकते। इसलिए ध्यान रहे कि एटलस आपके पास होना ही चाहिए।
रही बात अध्ययन की कि मैं क्या पढूं, कौन सी किताबें पढूं, तो मेरा ये भी कहना, जैसा कि तमाम लोग कहते हैं, आपको भी मालूम होगा, जो न्यू कमर है, मैं उनके लिए भी कह दूं कि जैसा कि बताया जाता है कि जब आप तैयारी करने जाते हो तो शुरुआत आपको एनसीईआरटी से करनी चाहिए, सभी लोग कहते हैं। एनसीईआरटी आपका बेस स्ट्रॉन्ग करता है। जब आप बेस मजबूत कर लेते हो, जब बेसिक्स आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है, फिर आप उस पर महल खड़ा करो, यानी उसके पश्चात आप प्रमाणिक पुस्तकों को, जो ऑथेंटिक राइटर के द्वारा लिखी गई है, उन पुस्तकों का आप अध्ययन करें। और दूसरी चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें, अगर आप यूपीएससी या स्टेट कमीशन के बारे में सोच रहे हैं तो बाजारू और सस्ती चलताऊ गाइड नोटबुक के चक्कर में ना रहें, आप डेप्थ में पढ़ाई करें। मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, किसी भी तरह के चलताऊ बाजारू किताब जो गाइड के रूप में अवेलेबल है, इसको आप हाथ ना लगाएं। अगर आपके दिमाग में यूपीएससी है तो कभी भी भूल से भी लोसेंट और इस तरह के स्पीड वगैरह जो बुक्स वगैरह बहुत छात्रों को मैंने देखा है, मैं सजेस्ट करूंगा, मैं कभी इसे किसी को भी सजेस्ट नहीं करता। बहुत आसान है यूपीएससी की तैयारी, बशर्ते आप सही स्ट्रेटजी और रणनीति से आगे बढ़ते हो। एनसीईआरटी की किताबें आपके लिए ज़रूरी हैं, वे पढ़ें। इसके पश्चात जो ऑथेंटिक प्रमाणिक पुस्तकें हैं वे पढ़ें। अगर इनका भी टाइम नहीं है, इन पुस्तकों को पढ़ भी नहीं सकते, आपके पास इतना समय नहीं है, तो काइंडली हमारे वीडियोस को आप देखें। वो सारी चीज़ें जो एनसीईआरटी से लेकर किसी प्रमाणिक पुस्तक में मौजूद है, वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी यहीं पर। और हर बारीकी जो आवश्यक है यूपीएससी के लिए, वो चीज़ें जो आपको चाहिए, वो चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। इसलिए आपको कोई ऐसा प्रोजेक्टर और बहुत सारी चीज़ें जो गैजेट के माध्यम से मैं कुछ नहीं करने जा रहा हूँ। सिंपल हर चीज़ आपको बिल्कुल सामान्य तरीके से एक एक नक्शा मैप के थ्रू बोर्ड पर आपको समझाया और बताया जाएगा, ताकि एक लेमैन भी हो वो उन बारीकियों को बहुत ही आसानी से समझ सके। इसका आपको खास ध्यान रखना है। बस गौर से आपको इन वीडियोस को जो आप देख रहे हैं, आप देखते रहें, समझते रहें। और अगर ऐसा लगे कि कोई शब्द जो आपको याद नहीं रहता, कोई ऐसी बातें जो आप भूल सकते हो, उसे आप अपने नोटबुक पर लिख लो। फिर जब मौका मिले आप वीडियोस देखिए और उसे एक नज़र डालिए, वो सदा के लिए आपके दिलो दिमाग पर अंकित हो जाएंगे। ठीक है, समय जाया ना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। और सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी का जो सेक्शन है, उसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है भारत का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। जब भी हम किसी से मिलते हैं, आप किसी से मिलते हो, तो सामान्य परिचय के बाद क्या होती है, पहले नाम पता पूछते हो, यह आपका नाम क्या है। लेकिन ध्यान रहे, जिस भारत के विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं, भारत का नक्शा तो सबों को पता होगा। कम से कम इस नक्शे के विषय में मैं थोड़ा शॉर्ट में छोटा सा बता दूं, ताकि आपको इस नक्शे से तो सारे लोग वाकिफ़ होंगे कि ये भारत का नक्शा है। पढ़ना इसी के विषय में है, इसी देश के बारे में, इसके सभी पक्षों को ध्यान देना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ भी जो भी कुछ है वो सब आपको पढ़ना है इंडियन ज्योग्राफी में। तो सबसे पहले इस नक्शे से तो आप वाकिफ़ हैं, लेकिन ध्यान रहे, क्या ये नक्शा जो हमारा भारत का है शुरू से ऐसा ही था? नहीं, ये पॉलिटिकल नक्शा, ये राजनीतिक नक्शा 15 अगस्त 1947 को ड्रॉ हुआ। लेकिन इससे पहले जो भारत का जो भूदृश्य हमें देखते हैं, जो नक्शा में देखते हैं, वो कुछ यूँ था। अगर हम पाकिस्तान की बात करें और इधर बांग्लादेश, और इसको मैं यहाँ से हटा दूँ ये सेक्शन, तो कुछ हमारा ये 15 अगस्त 1947 को वो मौजूद था। ये जो अवस्था थी वो 13 अगस्त 1947 को थी, क्योंकि 14 अगस्त को एक नया देश पाकिस्तान बना था। ये पश्चिमी और ये पूर्वी पाकिस्तान उस वक्त हुआ करता था। 1971 में बांग्लादेश एक नया मुल्क बना जो पूर्वी पाकिस्तान था पहले। तो ये जो भूभाग है, ये हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर वर्तमान में आते हैं। ध्यान रहे कि अन्य दो मुल्क, एक यहाँ पर नेपाल और दूसरा भूटान, तो 3 इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ये 5 राष्ट्र जो हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आते हैं। और इन 5 राष्ट्रों के अंतर्गत जो इस सेक्शन का जो उत्तरी भूभाग है, आप ध्यान से देखना, जो उत्तरी भूभाग है ये आरंभ से ऐसा नहीं था। जब पृथ्वी अस्तित्व में आई उस समय ये स्थलखंड मौजूद नहीं था। तो कैसे ये जो नक्शा आज हमारा इस देश का है,
कैसे बना, ये अस्तित्व में आया कैसे, उस पॉइंट से हमें आज विषय की शुरुआत करनी है कि पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया को देखना है और उस प्रक्रिया से गुजरते हुए हमें ये फोकस करना है कि हमारा ये वर्तमान स्वरूप कैसे आया। तो इस संबंध में मैं पहले थोड़ा ये आपको बता दूं कि जो बातें कही जाती हैं, जो वैज्ञानिक आधार पर बातें कही जाती हैं, सबसे पहले जर्मनी के एक भूगोलवेत्ता थे अल्फ्रेड वैगनर, उन्होंने 1912 में बताया था कि आज जो महाद्वीप जहाँ पर हैं वो उस स्थान पर पहले नहीं थे। उन्होंने कहा कि एक समय था जब ये सारे महाद्वीप जितने भी कॉन्टिनेंट हैं ये आपस में जुड़े हुए थे, संलग्न थे, एकजुट थे, और उस अवस्था को उन्होंने कहा कि वो पैंजिया की अवस्था थी। और उन्होंने कहा कि वो जो पैंजिया की अवस्था थी वो आज से 350 मिलियन वर्ष पूर्व थी, अर्थात आज से 35 करोड़ वर्ष पूर्व वो अवस्था थी। तो अब ये मैंने कहा कार्बोनिफेरस काल, जैसा कि वैगनर साहब ने कहा था, तो ये कार्बोनिफेरस शायद आपके लिए ये नाम नया हो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास क्या है और किस संदर्भ में उन्होंने ये बातें कही थी। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की बात करें तो पृथ्वी के इतिहास को हम मुख्य रूप से जो भूगोलवेत्ताओं ने डिवाइड किया है वो 5 सेक्शन में। ध्यान से आप देखना, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई है, सामान्य अवधारणा इसके बारे में बहुत सारे बातों को कहा जाता है, लेकिन एक जो सामान्य अवधारणा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। गैसों और बादलों के एक विशालकाय समूह से इसकी उत्पत्ति हुई है। जो गैसीय आवरण थे वो बाद में धीरे धीरे स्थलखंड के रूप में परिवर्तित होने लगे। तो वो कब क्या अवस्थाएं थी वो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, क्योंकि भूगर्भिक इतिहास है। तो पहला एज़ोइक, EZOIC, एज़ोइक इरा। 5 महाकल्पों में संपूर्ण इतिहास जो पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास है इसे डिवाइड किया गया है। एज़ोइक को ही कहा जाता है प्री कैम्ब्रियन, इसी को आर्कियन भी हम लोग कहते हैं। दूसरा सेक्शन है एज़ोइक के पश्चात वो पैलियोज़ोइक, पैलियोज़ोइक को ही कहा जाता है प्रथम महाकल्प। इसे ही हम लोग कहते हैं पुराजीवी महाकल्प भी। थर्ड है मेसोजोइक, मेसोजोइक को ही कहा गया द्वितीय महाकल्प, सेकेंडरी एरा। फोर्थ है सेनोजोइक, सेनोजोइक को ही हम लोग कहते हैं तृतीय महाकल्प। इसे ही कुछ लोग टर्शियरी पीरियड भी कहते हैं। फिफ्थ नियोजोइक, चतुर्थ महाकल्प नियोजोइक। अब ध्यान दीजिए, ये पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास, इसका जो क्रम है इसे 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले एज़ोइक, देन पैलियोज़ोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक और नियोजोइक। वैगनर महोदय ने कहा था कार्बोनिफेरस काल में। तो पहले हमें ये देखना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पूर्व हुई। वो एक गैसीय बादलों का आवरण था जिससे माना गया पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। इस पीरियड में आते हुए जब ये इस पीरियड की शुरुआत होती है तो धीरे धीरे वो जो गैसीय आवरण है वो ठंडा होने लगा। जैसे जैसे वो ठंडा होने लगा
तो वो पिघली हुई अवस्था में मौजूद हुई। तो पिघली हुई अवस्था एजोइक अथवा प्री कैम्बियन या अथवा आर्कियन युग की अवस्था है। बिल्कुल शुरुआती दौर था। जो पिघली हुई अवस्था से धीरे धीरे वो कणों के रूप में, और जब पृथ्वी का सेक्शन ठंडा होने लगा तो वो स्थल खंडों के रूप में परिवर्तित होने लगे। तो वो जो अवस्था आई, वो इस अवस्था में आते आते निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो आरंभ हो चुकी थी। तो सभी महाकल्पों का भी अलग अलग विभाजन किया गया है, अलग अलग उसके पीरियड भी हैं। तो पैलियोजोइक या प्रथम महाकल्प को भी 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो ध्यान रहे, तो कार्बोनिफेरस काल, अभी हमें इसमें नहीं आना, ये जो डिटेल्स बातें आपको जो वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी जो बताई जाएगी तो उसमें इन चीज़ों की चर्चा होगी डिटेल्स में। बट यहाँ पर हमें ध्यान रखना है भारत के संदर्भ में, क्योंकि हमें पढ़ना है भारत का भूगोल, भारत का जो वर्तमान मैप है, जो मानचित्र है, वो अस्तित्व में आया कैसे, उस पर हमें फोकस करना है। पैलियोजोइक काल के ही अंतर्गत कार्बोनिफेरस काल आया था। कार्बोनिफेरस काल की जो अवधि है वो इसी के सेक्शन में है। ये आज से 350 मिलियन वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था ये पीरियड। तो यहाँ पर 350 मिलियन का तात्पर्य है आज से 35 करोड़ वर्ष पूर्व इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो पीरियड था 270 मिलियन वर्ष पूर्व तक रहा था, अर्थात 27 करोड़ वर्ष पूर्व तक ये मौजूद था। यानी टोटल 8 करोड़ वर्षों तक ये पीरियड था, जिसका नाम है कार्बोनिफेरस काल। वैगनर महोदय ने कहा कि इसी समय, ध्यान रखना, इसी समय महाद्वीपों के बीच विखंडन की प्रक्रिया आरंभ हुई। इस समय तक वे सभी एकजुट थे, जिसे उन्होंने पैंजिया नाम दिया। अभी मैं डिटेल्स आऊँगा, मैप के थ्रू आपको बताने जा रहा हूँ, पहले यहाँ पर कालक्रम समझ लें। तो कार्बोनिफेरस काल में उन्होंने कहा कि ये पैंजिया की अवस्था मौजूद थी, अर्थात जितने भी महाद्वीप हैं वे सभी आपस में संलग्न थे, आपस में जुड़े हुए थे, एक साथ मौजूद थे। और उन महादेशों के चतुर्दिक चारों ओर महासागरों का विस्तार था, जिसे उन्होंने पैंथालाशा नाम दिया था। तो यहाँ पर यह ध्यान रहे कि कार्बोनिफेरस काल में विखंडन की प्रक्रिया आरंभ होती है महादेशों के बीच, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। मेसोजोइक काल के अंतर्गत आता है जुरासिक काल। जुरासिक पीरियड, एक फिल्म आई थी ना जुरासिक पार्क, डायनासोर के बारे में। जी हाँ, उसी पीरियड, जुरासिक पीरियड तक आते आते इसका जो कालक्रम है, जो आज से 180 मिलियन वर्ष पूर्व यानी 18 करोड़ वर्ष पूर्व ये स्टार्ट हुआ था, और 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व ये अस्तित्व में रहा था। यानी ये जो पीरियड है जुरासिक, लगभग 4.5 करोड़ वर्ष इसका टाइम है जुरासिक काल का। इस समय तक आते आते स्थल खंड जो आज महादेश के रूप में मौजूद है वो स्वरूप धारण कर चुके थे। तो 2-3 बातों को यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। जैसा कि वैगनर महोदय ने कहा था कि कार्बोनिफेरस काल में समस्त स्थल खंड जो भी आज महादेश हैं वे सभी एकजुट थे। तो वो अवस्था कब थी? 35 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस काल के अंत समय में विखंडन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। यानी विखंडन की प्रक्रिया कब से आरंभ हो चुकी थी? 27 करोड़ वर्ष पूर्व ये अवस्था आरंभ हो चुकी थी। और जो वर्तमान में महादेशों का स्वरूप दिखाई देता है वो जुरासिक काल में यानी आज से 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व अस्तित्व में आ गए थे। लेकिन ध्यान रखना है कि महाद्वीप अथवा महादेशों में या जितने भी स्थलखंड आज पृथ्वी पर है वो सब निरंतर गतिशील है, उसमें गतिशीलता है। ये जानकारी अब मिली जब हैरी हेस ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत प्रस्तुत किया था 1962 में। और उन्होंने कहा था जो महाद्वीप और महासागर हैं पृथ्वी पर वो सभी प्लेटों पर स्थित हैं। तो प्लेटें खिसक रही हैं तो स्वाभाविक है महाद्वीप भी खिसकेंगे। तो ये अवधारणा बाद में साबित हुई, जो वैगनर ने काफ़ी पहले 1912 में ही कहा था और हैरी हेस ने 1962 1962 में से प्रमाणित किया। तो ध्यान रखना ये है, हमें अभी
फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है, हमें पढ़ना है भारत का भूगोल। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये बोझिल ना लगे कि सर आपने इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत करनी थी और आपने बताना क्या शुरू कर दिया। तो मेरा ये कहना, ध्यान से समझना कि ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये विखंडन की क्रिया शुरू होती है और यहाँ पर महाद्वीप अपना अस्तित्व लेने लगते हैं, चूँकि हमें पढ़ना है भारतीय प्रायद्वीप के बारे में। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए इस मैप के थ्रू। वैगनर ने जो कहा था कि सभी महाद्वीप आपस में संलग्न थे, आपस में जुड़े हुए थे, और उस अवस्था को उन्होंने पैंजिया कहा था। अब यहाँ पर दृश्य को आप ध्यान से देखिए। सपोज कीजिए ये एक वर्ल्ड का नक्शा है, ठीक है। वर्ल्ड के नक्शे में ये इक्वेटर यानी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जिसे हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं बड़े गौर से आप देखें। उन्होंने कहा 3 महादेश, उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये तीनों आपस में जुड़े हुए थे और वो विषुवत रेखा के उत्तर में मौजूद थे। यानी नॉर्थ अमेरिका, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, यूरोप और एशिया, ये उत्तर में मौजूद थे। और उसके दक्षिण डायरेक्शन में अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर आपस में जुड़े हुए थे। तो उनका जो दृष्टिकोण था आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। उन्होंने कहा, जो बातें उन्होंने बताई थी, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, यहाँ मेडागास्कर का सेक्शन, भारतीय प्रायद्वीप का सेक्शन, ऑस्ट्रेलिया का, और ये भूभाग अंटार्कटिका का। इस डायरेक्शन की ओर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो ये जो डायरेक्शन था ये कुछ इस तरह से था। जो उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशियाई भूभाग इसमें शामिल थे। उन्होंने कहा ये अवस्था पैंजिया की अवस्था है। वैगनर के अनुसार इसका और इसका नामकरण उन्होंने अलग अलग किया। पैंजिया में 2 हिस्से उन्होंने बताया। उत्तर वाला हिस्सा को उन्होंने लॉरेशिया अथवा अंगारा लैंड नाम दिया। दक्षिणी वाले हिस्से को उन्होंने कहा गोंडवाना लैंड। ध्यान से सुनना, वैगनर ने कहा कि सारे महाद्वीप एकजुट थे। वो अवस्था पैंजिया की अवस्था थी। पैंजिया की अवस्था में जो महादेश आपस में एकजुट थे, नॉर्दर्न पार्ट में उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशियाई भूभाग थे। दक्षिणी भाग में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर अथवा मेलागाशी, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका आपस में जुड़े हुए थे। उन्होंने ये भी बताया था कि आज जो साउथ अफ्रीका में तटीय शहर डरबन है, जो क्रिकेट के शौकीन है वो तो निश्चित रूप से डरबन शहर को जानते होंगे। साउथ अफ्रीका का पूर्वी तटीय नगर डरबन वो लगभग यहाँ पर है। उनके अनुसार ये उस वक्त साउथ पोल था, दक्षिणी गोलार्ध था, ऐसा वैगनर महोदय ने बताया। वो साउथ पोल का इलाका था। आज अंटार्कटिका दक्षिणी गोलार्ध है। बट उन्होंने कहा कि उस वक्त डरबन शहर, जो आज साउथ अफ्रीका का तटीय नगर है, वो उस समय दक्षिणी गोलार्ध हुआ करता था, साउथ पोल हुआ करता था। अब जब कार्बोनिफेरस काल के अंत समय में, जैसा कि मैंने पहले बताया, महाद्वीपों के बीच विखंडन की क्रिया आरंभ होती है। यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। उन्होंने इससे पहले बताया कि 2 स्थलखंडों के चतुर्दिक यानी संपूर्ण पृथ्वी पर महासागर मौजूद थे और इस महासागर का नाम उन्होंने दिया पैंथालाशा। क्या नाम दिया? पैंथालाशा। ये महासागर का नाम है जो इन पेंजियास, जो पेंजिया हमारे स्थलखंड के भूभाग हैं, इसके चारों ओर फैले हुए थे। ये महासागर, महासागर का नाम पैंथालाशा। उत्तरी भाग लॉरेशिया अथवा अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। अब ध्यान देना है कि यहाँ पर जो प्रायद्वीपीय भारत जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसी से हमें मतलब है, इसी का हमें अध्ययन करना है। जब सभी महाद्वीप अथवा स्थलखंड अलग अलग सेक्शन में गतिशील होने लगे, ध्यान देना, तो हमारा ये जो प्रायद्वीपीय सेक्शन था नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ना शुरू किया, आरंभ किया। ये नॉर्थ ईस्ट की ओर, ये भी यहाँ से विखंडित होकर एक
अलग स्थलखंड के रूप में आगे की ओर बढ़ना आरंभ किया। ये सेक्शन साउथ की ओर निरंतर गतिशील थे। ये अंगारालैंड का पार्ट था। जो तिब्बत चाइना का सेक्शन है वो दक्षिण की तरफ आ रहा था और हमारा प्रायद्वीपीय सेक्शन उत्तर की तरफ निरंतर गतिशील था। ये दोनों स्थलखंड जैसे जैसे निकट आ रहे थे तो यहाँ पर एक महासागर का फैलाव था जिसका नाम उन्होंने बताया, वो सागर था टेथिस सागर। नामकरण किया गया और वो टेथिस सागर म्यांमार की सीमा से लेकर अफ्रीका के पश्चिमी तट में गिनी, यहाँ पर अगर अफ्रीका को यहाँ से मैं अलग कर दूँ तो गिनी तट तक इस सागर का फैलाव था जो काफ़ी विस्तृत इलाके में था। म्यांमार की सीमा से लेकर पश्चिम अफ्रीका में गिनी तट तक इस टेथिस सागर का विस्तार था। अब जब दो स्थलखंड, ध्यान देना, दो स्थलखंड, एक उत्तर डायरेक्शन से और एक दक्षिण की ओर से, जब जैसे जैसे दोनों एक दूसरे के निकट आने लगे तो दोनों ओर से दबाव बल कार्य करना आरंभ किया। जैसे जैसे दबाव बल कार्य करना आरंभ किया, टेथिस सागर सिकुड़न उसमें आरंभ हुई और वो सिकुड़ने लगा। धीरे धीरे जब उसमें सिकुड़न आरंभ हुआ तो और ये प्लेटें लगातार एक दूसरे के निकट आती चली गईं। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि इससे सागरीय नीतल ऊपर उठना आरंभ हुआ क्योंकि दोनों ओर से अपरदन दूतों जो इरोजन हो रहे थे वायु और जल के माध्यम से, जिसके कारण बालू, कण, मिट्टी, ढेर सारे जो गाद है वो सारी चीज़ें यहाँ पर जमा होती जा रही थी। इसके कारण टेथिस सागर उथला होगी। उथला का मतलब जिसकी गहराई कम हो उसे कहते हैं उथला सागर। उथला हुआ और धीरे धीरे स्थलखंडों के रूप में एक द्वीप की श्रृंखला के रूप में वहाँ पर उभार आना आरंभ हुआ। लगातार प्लेटों के नज़दीक आने से, महाद्वीप खंडों के नज़दीक आने से जो दबाव कार्य कर रहे थे, इसी के परिणाम स्वरूप वलित पर्वत का निर्माण हुआ। जो आज हमारा हिमालय पर्वत है, एक फोल्डेड माउंटेन है, वलित पर्वत है। इसकी उत्पत्ति का मूल कारण यही है, दो स्थलखंडों का आपस में आना, उसके दबाव बल के कारण प्लेटों का मुड़ जाना, यानी जो बीच के जो सेक्शन है उसमें वलन की क्रिया हो जानी और लगातार प्रेशर से ये स्थलखंड ऊपर की ओर उठते चले जाना। इसी प्रक्रिया से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। और ध्यान रहे, ये जो अवस्था थी, अभी हमने बताया था कि कार्बोनिफेरस काल के अंत समय में महाद्वीपों के बीच टूटन या विखंडन की प्रक्रिया आरंभ हुई और जुरासिक काल में ये सारे महाखंड अलग अलग अस्तित्व में आ गए थे। लेकिन वर्तमान जो पोजीशन है भारतीय प्रायद्वीप का, ये उस समय नहीं आया था। वो निरंतर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते जा रहे थे, निरंतर बढ़ रहे थे। टर्शियरी काल तक आते आते, यानी आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व की अवस्था तक आते आते ये स्थलखंड यहाँ तक पहुंच चुके थे और ये और दक्षिण की तरफ आ चुका था। इन दो स्थलखंडों के दबाव के परिणाम स्वरूप हिमालय की उत्पत्ति आरंभ हो चुकी थी आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व। जो टर्शियरी काल था उस समय हिमालय पर्वत की उत्पत्ति आरंभ हो चुकी थी, जो सेनोजोइक पीरियड का भी एक पार्ट है। तो जैसे जैसे पर्वत का उत्थान हो, तो एक बात यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखें, संपूर्ण विश्व में जितने भी वलित पर्वत, मोरदार पर्वत, फोल्डेड माउंटेन है, जैसे हिमालय है, आल्प्स है, रॉकीज है, एंडीज है, इन सभी की उत्पत्ति इसी समय टर्शियरी काल में ही हुई है। और हिमालय पर्वत भी वैसा ही एक वलित पर्वत है। हिमालय का उत्थान होता है और इसके पश्चात दोनों तरफ से स्थलखंडों से निरंतर कंकर, पत्थर, बालू, मिट्टी, जो भी चीज़ें थी उसमें निरंतर जमा होते जाने से, लगातार निक्षेपण की क्रियाएं होती रहने से वो जो क्षेत्र, सागरीय क्षेत्र था, वो पूरी तरह भर चुका था और उस जगह पर एक नए स्थल का निर्माण हुआ जो आज हमारा उत्तर भारत का भूभाग है, वो जो क्षेत्र है। और इस प्रक्रिया से हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंतर्गत जो उत्तरी भाग हैं उसका निर्माण हुआ और वो सेक्शन अस्तित्व में आया। तो जिन चीज़ों की अभी हमने चर्चा की उस पर आप ध्यान से सुने। दो बातों को आप पहले मान लें कि अल्फ्रेड वैगनर महोदय ने कहा था कि सारे महाद्वीप एक समय आपस में जुड़े हुए थे और ये अवस्था तब थी जब कार्बोनिफेरस काल था। कार्बोनिफेरस काल आज से 35 करोड़ वर्ष पूर्व उसकी पीरियड शुरू हो चुकी थी और उस पीरियड के अंत समय में उन महाद्वीपों के बीच विखंडन यानी टूटने की क्रिया शुरू होती है और ये क्रिया लगातार चलती रहती है। जुरासिक काल तक आते आते ये महाखंड पूरी तरह टूटकर अलग हो जाते हैं और अपनी अपनी अलग अलग पोजीशन, अलग अलग दिशाओं में वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट,
साउथ हर डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। ये क्रिया आज भी चल रही है, लेकिन हमें उस समय तक पढ़ना है, वर्तमान नक्शे तक ही पहुंचना है। फिर उन्होंने कहा था, वेगनर महोदय ने, कि जब विखंडन की प्रक्रिया आरंभ हुई तो जो पेंजिया की अवस्था थी वो टूटने लगी, अलग हटने लगी। तो पेंजिया में उन्होंने दो नाम दिया। उत्तरी सेक्शन को उन्होंने कहा अंगारा लैंड अथवा लॉरेशिया, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशियाई भूभाग शामिल थे। साउथ वाला सेक्शन अफ्रीका, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ये इसमें शामिल थे। जैसे जैसे ये भूभाग उत्तर की ओर बढ़ते चले गए, टेथिस सागर सिकुड़ता चला गया। टेथिस सागर के सिकुड़ने से, वहाँ पर वलन पड़ने से, दबाव पड़ने से एक पर्वत श्रृंखला उत्थित हुआ जो हिमालय के नाम से जाना जाता है। और हिमालय के पश्चात दोनों डायरेक्शन से जो अपर्दन की क्रियाएं, इरोजन होती रहीं और निक्षेपण की क्रिया के परिणाम स्वरूप जो स्थलखंड बना, वो आज हमारा उत्तर भारत का मैदानी इलाका है। तो इस तरह से ये हमें ध्यान रखना है कि भारत का ये जो भौगोलिक स्वरूप है वो अस्तित्व में आया। और एक बात और ध्यान रखना कि ये जो प्रायद्वीपीय सेक्शन है दक्षिण भारत का, वो हमारा प्राचीनतम स्थलखंड है। वो पूरे विश्व के प्राचीनतम स्थलखंडों में से एक माना जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हमारा टॉपिक आगे बढ़ेगा, इन चीज़ों पर और भी विस्तार से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। अब हम लोग आते हैं अगले सेक्शन की ओर। जो पहला टॉपिक हमारा है भारत का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। और उसमें सबसे पहला भारत का नाम से रिलेटेड। जैसा कि मालूम है, जब भी आप किसी से मिलते हो तो पहला परिचय क्या होता है? भाई साहब, आपका नाम क्या है? नाम से इंट्रोडक्शन की शुरुआत होती है, फिर आगे पीछे जो भी सारी जानकारी लेनी हो वो हम लोग लेते हैं। तो फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भारत के संदर्भ में जो सबसे पहला टॉपिक हमारा है वो नामकरण को लेकर के है। ठीक है, आइए देखते हैं अब भारत के नामकरण को लेकर के। तो भारत एक महान देश है, आरंभ से ही रहा है। इसकी संस्कृति बेमिसाल है और हमारा इतिहास उतना ही पुराना जितना मानव का इतिहास। इसलिए भारत के संदर्भ में बहुत सारी बातें प्राचीन काल से ही कही जाती रही हैं। जैसा कि मालूम है, भारत सोने की चिड़िया भी कहलाती रही। इसलिए भारत के प्रति आकर्षण दुनिया भर के लोगों के लिए सदा से रहा है। तो भारत के नामकरण की ओर अगर हम लोग देखें तो दो तरह के नाम हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, एक ऑफिशियल और दूसरा अनऑफिशियल, औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि संवैधानिक रूप से हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो इस देश का नाम है वो दो ही नाम है वहाँ पर, एक है भारत और दूसरा इंडिया। क्योंकि हमारे संविधान के भाग 1 में, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। यानी वो इस देश का नाम क्या कह रहे हैं? भारत अथवा इंडिया। तो ये हमारा वैधानिक नाम हुआ। जो औपचारिक ऑफिशियल नेम हुए ये दो ही हैं। तो दो सेक्शन में हम लोग बांट कर देखते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि भारत के इतने सारे नाम हैं वो कब, कैसे, किन लोगों के द्वारा दिए गए। तो नामकरण की बात करूं तो दो सेक्शन में मैं इसे बांट दे रहा हूं। सबसे पहले औपचारिक, ऑफिशियल जो होंगे, और दूसरा अनौपचारिक। ध्यान दीजिएगा दोनों पर। औपचारिक रूप में जैसा मैंने कहा दो नाम आते हैं, नंबर 1 भारत और नंबर 2 इंडिया। ये दो नाम हैं। अनौपचारिक नाम की ओर हम लोग देखें तो आर्यावर्त, नंबर 2 हिंदुस्तान, देखते चले, नंबर 3
नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11, इतने नाम हैं हमारे अनौपचारिक, अनऑफिशियल। अब आप खुद सोचें इन नामों से क्या आप परिचित हैं। ये सारे इंडिया के नाम हैं। ध्यान देना, मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। औपचारिक, भारत जैसा कि मालूम है हमारी संस्कृति वैदिक आर्यों के द्वारा प्रारंभ की गई और राजा भरत काफ़ी प्रसिद्ध शासक हुए थे वैदिक काल में। वो राजा दुष्यंत के पुत्र थे, उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत या भारतवर्ष पड़ा। इंडिया यूनानियों के द्वारा दिया गया भारत का एक नाम है। यूनानी, जिसे हम ग्रीक भी कहते हैं, यवन भी कहते हैं, वे लोग सिंधु नदी को इंडस कहते थे और इस भूभाग को इंडिस या इंडिया कहकर संबोधित करते थे। तो इंडस से वो निकला, ये इंडिया हुआ। ये यूनानियों के द्वारा भारत का दिया गया नाम है। ये दो नाम जिसे हमने ऑफिशियली स्वीकार किया है। इन नामों पर हम लोग ध्यान दें। आर्यावर्त, जैसा कि मालूम है कि आर्यावर्त, जैसा वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल एक लंबा पीरियड था जो 1500 BC टू 600 BC, 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का ये पीरियड है पूरा वैदिक काल, जिसमें दो सेक्शन हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल जिसे हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, उत्तर वैदिक काल जो लेटर वैदिक एज है वो दो सेक्शन में बटा हुआ है। तो लेटर वैदिक एज, उत्तर वैदिक काल में आकर जो आर्यों का फैलाव था, हम इस नक्शे के थ्रू इसे समझते हुए आगे बढ़ें। अब ध्यान देना, मैं थोड़ा छोटे में ही बना रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये सेक्शन मैं इसलिए बना रहा हूँ थोड़ा सा आपको समझने में आसानी हो जाए इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो जब आर्य भारत में सबसे पहले आए थे तो सप्त सिंधु प्रदेश ये इलाका था। सबसे पहले वैदिक आर्यों का आगमन यहीं पर हुआ। वे उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक एज जब शुरू होता है वो 1000 ईस्वी पूर्व के बाद इसकी शुरुआत होती है। तो उत्तर वैदिक काल का जो अंत समय था 600 BC, उस समय तक आर्य लोग फैलते फैलते पूर्व और दक्षिण की दिशा की ओर फैले। पूर्व दिशा में वो सदानीरा नदी तक, जो गंडक नदी का ही वैदिक साहित्य में दिया गया नाम है, सदानीरा यानी गंडक नदी, जो आज बिहार में पटना के निकट गंगा से मिलती है, वहाँ तक पूर्वी डायरेक्शन में। और दक्षिणी तरफ, दक्षिण भूभाग की ओर अगर हम लोग बढ़ें तो विदर्भ, जो आज महाराष्ट्र का पूर्वी सेक्शन है, जो नागपुर और उसके आसपास का इलाका जो विदर्भ का सेक्शन है, वहाँ तक आर्यों का फैलाव हुआ था। तो इस सेक्शन को, जो उत्तर का सेक्शन है, इसे आर्यावर्त नाम आर्यों के द्वारा, वैदिक आर्यों के द्वारा दिया गया है। तो भारत का ये जो पहला नाम मिलता है, जो आर्यावर्त, ये आर्य संस्कृति से रिलेटेड है, जो आर्यों के द्वारा दिया गया है। दूसरा, हिंदुस्तान। ध्यान दीजिए, ये नाम पर्शियन नाम है। पर्शिया ईरान को कहा जाता है और वहाँ के लोगों को पर्शियन कहा गया। ईरान, जिसे हम फारस भी कहते हैं, चूँकि ईरानी लोग 100 का उच्चारण हौ के रूप में किया करते थे। वो सिंधु को हिंदू कहते थे और उस क्षेत्र को, जो सिंधु नदी और उसके आसपास का क्षेत्र है, उसे वो सिंधुस्तान ना कहकर हिंदुस्तान कहा करते थे। तो ये नाम ईरानियों के द्वारा, पर्शियन लोगों के द्वारा दिया गया इस देश को नाम है, ये नाम है हिंदुस्तान। नभिवर्ष, इस एक नाम के संबंध में विशेष जानकारी का अभाव है। नभ का स्थल, नभ का देश होने के कारण नभिवर्ष कहा गया शायद, लेकिन इसके बारे में विस्तृत जानकारी का अभाव है। बट जम्बू द्वीप, अब यहाँ से ध्यान दें,
ये नाम आप लोगों ने सुना होगा। जम्बू द्वीप का आशय संपूर्ण एशिया महादेश से है। संपूर्ण एशिया महाद्वीप को भी जम्बू द्वीप कहा जाता है और मत्स्य पुराण में भी इस देश का नाम जम्बू द्वीप मिलता है। आज के डेट में आज भी साउथ ईस्ट एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया में कुछ देशों में, विशेषकर थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया जैसा मालूम है द्वीपों वाला देश है, और इंडोनेशिया के दो महत्वपूर्ण द्वीपों बाली द्वीप और जावा द्वीप में आज भी भारत के लिए जम्बू द्वीप शब्द का इस्तेमाल वहाँ के स्थानीय लोग करते हैं। ये ध्यान रहे। साउथ ईस्ट एशिया में कुछ जगहों पर आज भी भारत के संदर्भ में जम्बू द्वीप शब्द प्रयोग में लाया जाता है। अगला है तियानझू। ये चाइनीज टेक्स्ट में, चाइनीज साहित्य में ये नाम भारत के संदर्भ में मिलता है, तियानझू। और उसी का अगला है बुटियानझू। ये भी मंदारिन भाषा जो चीन की भाषा है उसी का ये शब्द है बुटियानझू। इसका अर्थ है 5 इंडस। 5 इंडस वे कहते थे कि भारत 5 क्षेत्रों में विस्तृत है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य। ये 5 सेक्शन में ये देश फैले हुए हैं, इसलिए वे कहते थे 5 इंडस। तो इसलिए इस देश का एक नाम पड़ गया 5 इंडस। एक्चुअली 5 इंडस बुटियानझू का ही मीनिंग है, दोनों का अर्थ एक ही है। वो एक बौद्ध भिक्षु हैं जो चीन के अंतर्गत अपने टेक्स्ट में, अपनी किताबों में भारत का जो नामकरण वो किया है वो इन के रूप में उन्होंने किया है। तेंजिकू ये जापानीज नाम है। जापानीज लोग भारतीय संदर्भ में इस नाम का प्रयोग प्राचीन काल से करते रहे हैं। होडू ये नाम बाइबल के अंतर्गत जो हिब्रू भाषा में ये वर्ड हमें मिलता है भारत के संदर्भ में। चूँकि ये बात आपको मालूम होगा कि हिब्रू आज इजराइल की राष्ट्रभाषा है, उसी भाषा में बाइबल के अंतर्गत भारत के संदर्भ में होडू शब्द का प्रयोग किया गया है, एक नाम इस देश का। इसके पास येंडो ये भी एक चाइनीज़ नाम है। ध्यान रहे वर्तमान में सामान्य चाइनीज़ भारत के लिए इसी नाम का प्रयोग करते हैं। एक्चुअली वो इंड के लिए यिन शब्द का प्रयोग करते हैं, YIN, इन शब्द का भी प्रयोग करते हैं। तो इंडू वो शॉर्ट में ना बोल के वो येंडू शब्द का प्रयोग करते हैं। वो भारत के संदर्भ में आज भी सामान्य चाइनीज़ इंडिया को येंडू ही कहते हैं। तो ये सारे अनौपचारिक नाम थे। आर्यावर्त, हिंदुस्तान, नभीवर्ष, जम्बूद्वीप, तियानझू, बुटियानझू, 5 इंडस, वोयेन, तेंजिकू, होडू और येंडू, ये सारे नाम हमारे अनौपचारिक हैं जो भारत के संदर्भ में कहे जाते हैं। निसंदेह इतने सारे नाम किसी मुल्क का शायद ही है। इसलिए हमारा जो देश है वो अभूतपूर्व संस्कृति का वाला देश है, लोगों के आकर्षण का केंद्र शुरू से ही रहा है। इसलिए यहाँ पर नामकरण भी हम लोग देख रहे हैं कुछ विशेष ही हैं। आज हमारा ये जो पहला सेशन है जो इंडियन ज्योग्राफी का, इसे मैं आज यहीं एंड करता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो नेक्स्ट अवस्थिति और विस्तार से संबंधित होगा, और निसंदेह अब जो बातें आपको बताई जाएंगी वो हम लोग धीरे धीरे भारत के अंदर प्रवेश करेंगे और उनके समग्र पार्ट पर विश्लेषण करते हुए उसका अध्ययन करते रहेंगे। दूसरी चीज़ आप ध्यान रखें, जब भी मौका मिले आप हमारी वीडियोस को लगातार देखते रहें, बस सुनते रहें। सुनने के बाद आपको ये सारी चीज़ें स्वतः याद हो जाएंगी। ओके, थैंक यू।